Hello students, in this video I am going to explain you our third chapter in history. The title of the chapter is The Sultans of Delhi. दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत सारे शहर बनवाए, एरियाज़ बनवाए, जिन्हें कि आज हम दिल्ली के रूप में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत को 5 डायनेस्टीज़ में डिवाइड किया गया है। एंड अगर आपने किसी डायनेस्टी के बारे में नाम सुना है तो आप भी बता सकते हैं। लेट अस कम टू नो अबाउट द सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। Inscriptions, coins and monuments, these are the sources which gives us information about the Delhi Sultanate. Except these, Tariq, a literary sources which gives us information about the Delhi Sultanate. Tariqs were written in Persian language, which was the administrative language under the Delhi Sultan. But when someone is going to study about a ruler of the Sultanate period, be very careful, because these tarikhs were written by the chroniclers whose personal interests were associated with the rulers. बच्चों, ये जो भी लिखा गया है, हम अगर किसी राजा की सल्तनत पीरियड की किसी राजा की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी लिखा गया है वो क्रोनिकलर्स ने, उस समय के क्रोनिकलर्स जिनके की पर्सनल इंटरेस्ट जुड़े हुए होते थे राजा के साथ में, वो लिखते थे। तो कभी कभी वो इस तरह की बातें भी लिखते थे जो कि वाकई में नहीं थी। There were 5 dynasties of Delhi Sultanate. They were the Slave dynasty, the Khilji, the Tughlaq, the Sayyids and the Lodhis. Let us start with the Slave dynasty. The Slave dynasty was established by Muhammad Ghori because he did not have any sons and he was natured slave. Slave मतलब दास था वो, इसलिए इसे दास वंश कहा जाता है। और ये जो स्लेव्स थे इन्हें बाद में दिल्ली का सुल्तान बना दिया। गौरी की डेथ के बाद में उसका एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कि स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। इस स्लेव डायनेस्टी ने 84 इयर्स तक इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत के ऊपर अपना किंगडम बनाए रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन, ये स्लेव डायनेस्टी के ग्रेट सुल्तान्स थे। तुर्कान चालिंगानी को बच्चों अ ग्रुप ऑफ 40 भी कहा जाता है। ये वो ग्रुप था उन ऑफिसर्स का जो कि बहुत पावरफुल थे और बहुत ऊंची पोस्ट पर थे। ये इल्तुतमिश के पर्सनल सपोर्टर्स थे और जब बलबन राजा बना तो उसने इनकी जो पोस्ट थी या इनकी जो पावर थी उसको ख़त्म कर दिया। रजिया सुल्तान, द ओनली फीमेल who sit on the throne of Delhi Sultanate. In 1236, Rajia, who was the daughter of Iltutmish, became the Sultan of Delhi Sultanate. Minhaj-ul-Siraj says that she was more able and qualified than her brother, but she was not accepted by the group of 40. That is why she was removed from the throne in 1240 CE. The reason behind it, the society was male dominated and the group of 40 do not like to take decisions from a female. फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। गैरिसन टाउन का मतलब होता है बच्चों छावनियाँ, छावनी जो कि धीरे धीरे राज्य में बदली। सैनिक जहाँ अपने हथियारों के साथ रहते थे उन्हें गैरिसन टाउन क्या कहा जाता था। सुल्तानों के लिए लोगों से टैक्स वसूल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो इस एरिया के लिए नए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गैरिसन टाउन डेवलप होते गए,
राजा लोगों के कांटेक्ट में आते गए तो उन्हें रेवेन्यू भी मिलने लगा। उससे पहले, रेवेन्यू मिलने से पहले राजाओं की इनकम का हिस्सा होते थे। उन्हें जो दूसरे राजा ट्रिब्यूट देते थे, मतलब पैसा गिफ्ट में देते थे, या कुछ मतलब पैसा वैसे ही दे देते थे, या फिर वो जो प्लंडर, लूट मार करते थे। लेकिन बलबन जब राजा बना तो उसने अपने एम्पायर को लोहे की सी ताकत दी, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया। उसने आसपास के एरियाज़ जो कि शहर से जुड़े हुए थे उन सबको जीता, और उसने फॉरेस्ट को, जंगलों को क्लियर करवाया, और ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को दी। अब ये किसान इन ज़मीनों पर अनाज उगाते थे और टैक्स के रूप में कुछ हिस्सा राजा को दिया करते थे। बलबन का सक्सेशन वीक रूलर्स ने किया, और इस कारण से बलबन का राज्य जो स्लेव डायनेस्टी थी उसे कैप्चर कर लिया खिलजी डायनेस्टी ने। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द खिलजीज एंड द तुगलक्स। The Tughlaqs and the Khiljis, they were also the bandagans or slaves during the reign of Balban, and they saved the post of governor. The Sultan of Delhi were dependent on these governors, and by taking the advantage of this dependenceness, when the ruler became weak, they announced them independent and took the advantage of their loyal officers. They became the kings. मतलब जैसे ही बलबन का सक्सेसर जो थे वो कमज़ोर राजा थे, तो खिलजीज और तुगलक्स जो थे उन्होंने, ये भी स्लेव्स ही थे, इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठा करके इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और इनके जो लॉयल ऑफिसर्स थे उन्होंने इन्हें मदद की। इस समय पर बच्चों इक्ता सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इक्ता वो लैंड होती थी जो कि ऑफिसर्स को ग्रांट की जाती थी, दान में दी जाती थी, और इन लैंड्स जिन्हें दी जाती थी उन्हें इक्तेदार कहा जाता था। मुक्ति की या इक्तेदार की ड्यूटी होती थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे अपने एरिया में, अपनी लैंड पर, साथ ही साथ में वो कुछ पैसा, कुछ सैनिक मेंटेन करके रखे, और जब भी सुल्तान को ज़रूरत हो उस समय पर सुल्तान को वो सैनिक प्रोवाइड करवाए। खिलजीज और तुगलक्स, इन्होंने भी इक्तेदारी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनाया, लेकिन इक्तेदार जो होते थे इनका जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होता था, और साथ ही साथ इनकी पोस्ट हेरिडेटरी नहीं होती थी। इसके पीछे रीज़न यही होता था कि कहीं इक्तेदार खुद को पावरफुल ना कर लें और अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस ना कर दें। द खिलजी डायनेस्टी के जो राजा थे देवर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये तीन इनके प्रोमिनेंट रूलर्स थे। अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू को यूनिफाई करवाया और अर्बन टैक्सेस को लिया। उसने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन का एक हाई लेवल का सिस्टम सेंट्रलाइज करवाया। उसके पहले जो दिल्ली के सुल्तान थे वो इस्लामिक लैंड टैक्स खराज लेते थे, जिसको कि 1/6 उसको फिक्स किया गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस खराज को 50% तक बढ़ा दिया। द रीज़न बिहाइंड इट कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ी सेना रखता था, और बड़ी सेना के अंदर उसे अपने सभी सैनिकों को पैसा भी सैलरी के रूप में देना पड़ता था। अब वो पैसा कहाँ से आता? वो पैसा आएगा तो लोगों के पास से ही। तो उसने लैंड टैक्स जो कि 6% था, 1/6 था, उसे 50% पर बढ़ा दिया। लेकिन उसने मार्केट को भी एडमिनिस्ट्रेट किया। उसने हर एक जो डिफरेंट कमोडिटीज़ होती थी उनके डिफरेंट मार्केट्स बनवाए और मार्केट कंट्रोल पॉलिसी रखा।
अगर कोई भी व्यापारी कम सामान तोलता था या ज़्यादा पैसे चार्ज करता था तो उसे सीवियर पनिशमेंट भी दिया जाता था। हर एक चीज़ की उसने कीमतें निर्धारित की थी और इसके पीछे रीज़न यही था कि वो एक बहुत ह्यूज आर्मी को मेंटेन करना चाहता था। तुगलक डायनेस्टी का जो इम्पोर्टेंट रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक थे। अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक बहुत बड़ी सेना बनाई। उसने पेशावर पर हमला किया और मंगोल अटैक से सल्तनत को भी बचाए रखा। फ़िरोज़ शाह तुगलक जो था उसने अपने एम्पायर को कंसोलिडेटेड किया और सल्तनत जो थी दिल्ली की वो डिसइंटीग्रेटेड होने लगी, मतलब टूटने लगी, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये था कि नोबल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। और तैमूर जो था जिसने कि दिल्ली के ऊपर हमला किया 1739 में, उसके अटैक ने तो दिल्ली को बिल्कुल ही रैंसैक कर दिया, मतलब बिल्कुल खाली कर दिया। द सल्तनत आफ्टर द तुगलक्स के बाद में बच्चों सैयद्स और लोदी, ये दो डायनेस्टीज़ दिल्ली की गद्दी पर बैठे, लेकिन ये लोग भी दिल्ली सल्तनत को टूटने से नहीं रोक पाए। और बाद में लोदी डायनेस्टी के जो गवर्नर्स थे उन्होंने ही बाबर को इनवाइट किया, इब्राहिम लोदी जो कि लोदी डायनेस्टी का अंतिम राजा था, उसको मारने के लिए, और उन्होंने दिल्ली जो सल्तनत डायनेस्टी थी उसका एंड हुआ और मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट हुई। अब बच्चों आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ केस स्टडी अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपने दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा लर्न मतलब शिक्षित राजा था। वो आर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, फ़िलोसॉफ़ी का स्कॉलर था, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फ़िज़िकल साइंस, बहुत अच्छा वो कैलीग्राफिस्ट था, मतलब बहुत सुंदर वो लिखता था, एंड अ वेरी गुड पोएट। बट डिस्पाइट हिज लर्निंग most of his administrative innovations were failed. The reason behind them that these decisions were took in a hurry and implemented in a hurry without thinking on them. There were 4 reasons behind it. Rising the taxes in Doab. Muhammad bin Tughlaq rises the tax in the Doab region from 16 to 50%. At that time there was a great famine at the region, that this became a very hardship for the farmers, so the peasant decided to setting their crops on fire. Transfer of capital from Delhi to दौलताबाद, दिल्ली से वो अपनी जनता को दौलताबाद ले गया, और जब दौलताबाद में सारी जनता रहने लगी उसके बाद उसे ये महसूस होने लगा कि वो दौलताबाद में बैठ कर के अपनी दिल्ली को मंगोलियन अटैक से नहीं बचा सकता, तो उसने अपनी जनता को दोबारा से ऑर्डर दिया दिल्ली जाने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज बना मोहम्मद बिन तुगलक की फेलियर का। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, उस समय पर बच्चों उसने ब्रोंज़ के सिक्के चलवा दिए, टका, और इन ब्रोंज़ के कॉइन्स की कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर ही होती थी। और एक बाढ़ सी आ गई थी फ्रॉड कॉइन्स की, बाहर के जो ट्रेडर्स आते थे उन्होंने ब्रॉन्ज़ कॉइन्स या टक्कों को लेने से मना कर दिया, और राजा को सारे के सारे सिक्के जो उसने इशू करवाए थे वो बंद करवाने पड़े, और उसकी जो रॉयल ट्रेजरी थी वहाँ से उसे उनके बदले में चांदी के सिक्के जारी करने पड़े, जो कि उसके खजाना खाली होने का एक रीज़न बना। एंड एक्सपेडिशंस इनटू खुरासन एंड कराची, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन और कराची एरियाज़ को जीतने के लिए चढ़ाई की, लेकिन वो इन टेरिटरीज़ पर अपना कंट्रोल नहीं रख पाया। मोहम्मद बिन तुगलक 1351 CE में डाइड हो गया, जब वो सिंध में एक क्रांति को ख़त्म कर रहा था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।